Hello everyone, welcome back to second lecture of biotechnology from Think Tank UPSC. आज हम कवर करेंगे कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक के टॉपिक. उसमें हम इंक्लूड करेंगे वेक्टर्स कि वेक्टर्स क्या होते हैं. देन आवर सेकंड टॉपिक विल बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ डन. उसमें जो और भी चीज़ें छोटी छोटी इन्वॉल्व हैं वो हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट विल बी जीन थेरेपी एंड इट्स टाइप्स, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके यूजेज कहाँ कहाँ पर है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कार्टी सेल थेरेपी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी है. कार्टी सेल है क्या, किस सेल पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस डिजीज़ के लिए वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया या यूज़ होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. और ये सब सीखने के बाद हम पुराने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम नहीं सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगी, आप उसे खुद सॉल्व कर पाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद. तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपना प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच. लेट्स हेलो एवरीबडी, दिस इज़ अर्पिता अगेन. आज के इस वीडियो में पिछले टॉपिक्स में से जो छोटी छोटी चीज़ें और टेक्निक्स अभी भी रह गई थी, हम आज उसको पूरा करेंगे, कवर करेंगे. और लास्ट टाइम बिगनिंग में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, उन क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चंस अभी टच नहीं किए थे, जैसे कि ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ये हम सॉल्व करेंगे जब आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तब. और एक क्वेश्चन और रह गया था विच वॉज दिस वन, दैट इज़ अबाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. हालांकि आज का टॉपिक वैक्सीन नहीं कवर करेगा, लेकिन क्योंकि आप आरडीएनए पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा आपको, राइट. सो वी विल गेट बैक टू दीज क्वेश्चंस लेटर. आज शुरू करते हैं. लास्ट टाइम हमने कवर किया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमने कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, हमने एसडीएन की भी बात की थी, और उसके साथ साथ हमने क्रिस्पर कैस9 की बात की थी. आज के टॉपिक में हमारे लिए प्राइमरी है वेक्टर क्या होते हैं, हम वेक्टर्स की बात करेंगे. फिर हम टॉपिक नंबर 3 की बात करेंगे, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Then we will also talk about cloning, right. Agrobacterium I have already discussed in the previous video. So let's get started. Last topic हमने जो पुराने वीडियो में लिया था वो था CRISPR Cas9, ठीक है. इसका एक छोटा सा पॉइंट आज मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. Who were the people who got Nobel Prize in the year 2020 for the subject chemistry because they developed CRISPR-Cas9 for genome editing method, and the scientists that were involved were Charpentier and Jennifer Doudna, ठीक है. तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था CRISPR-Cas9 टेक्निक डेवलप करने के लिए. द सब्जेक्ट वॉज ऑफ कोर्स केमिस्ट्री. फाइन. अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट, सॉरी, एक टेबल लगा रखी है आपके लिए डिफरेंसेस के लिए, विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन जीन एडिटिंग एंड genetic engineering. Let's have a quick look. Genetic engineering involves introduction of a new gene, while gene editing involves precise modification of existing gene. It does not involve any new gene. First important point. In genetic engineering, of course, a foreign DNA is introduced. यहाँ पर हम एक नया DNA इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसे ट्रांसजीन भी बोलते हैं. जबकि यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग जीन या DNA को बस ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं. यूजुअली हम कोई नए DNA या जीन को इंसर्ट नहीं करते. किस में? एडिटिंग के केस में. प्रेसिजन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ लेस प्रिसाइज वाइल जीन एडिटिंग इज़ हाईली प्रिसाइज. टूल क्या क्या यूज़ होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे हम DNA को कट करते हैं. फिर हम उसे वेक्टर DNA के साथ लाइगेट करते हैं, जो अभी आप आगे सीखेंगे. rDNA बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जबकि जीन एडिटिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है दैट इज़ CRISPR-Cas9. बाकी के भी
साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस पढ़े थे आपने, दैट इज टैलेंस, ZFNs एट्सेट्रा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है BT कॉटन। वाइल जीन एडिटिंग यूज होता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स बाय एडिटिंग नेटिव जीन्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन जीन एडिटिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप इट इज़ मेकिंग सम सेंस। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत छोटे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि वेक्टर क्या होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट वेक्टर्स देन व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर एक ऐसा DNA मॉलिक्यूल है जो एक्ट करता है एज कैरियर। क्यों? वो ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी रखता है डिज़ायर्ड जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर होस्ट सेल में। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि किस ऑर्गेनिज्म के DNA को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम DNA ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, प्लांट A से प्लांट B में। हम प्लांट A से DNA ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी एनिमल में। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से DNA ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनिमल में या फिर प्लांट में या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है कि प्लांट से प्लांट में ही हो सकता है या प्लांट से एनिमल में हो सकता है या एनिमल से प्लांट में हो सकता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम डिज़ायर्ड DNA एक्सट्रैक्ट करके उसको एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें एक और छोटा मॉलिक्यूल चाहिए होता है। उसी DNA के छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं वेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, DNA वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है, DNA वेक्टर बैक्टीरियोफाज हो सकता है, TI प्लाज्मिड हो सकता है या फिर मॉडिफाइड वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड किस में मिलता है? प्लाज्मिड एक स्मॉल DNA मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल DNA मॉलिक्यूल होता है जो किस में मिलता है? बैक्टीरिया में। मतलब बैक्टीरिया के पास एक उसका बड़ा DNA मॉलिक्यूल भी है जो उसका मेन DNA मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड को हम और क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA या मटीरियल, ये भी प्रेजेंट होता है। एक्सक्लूसिव फीचर है किसका? बैक्टीरिया का। और ये प्लाज्मिड ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? क्लोनिंग में, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में। एक वेक्टर हो गया प्लाज्मिड। दूसरा वेक्टर कौन हो सकता है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज कुछ नहीं है, ऐसे वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, उसकी रेप्लिकेटिंग DNA रेप्लिकेटिंग मशीनरी पे कब्जा करते हैं और अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपना डिज़ायर्ड जीन बैक्टीरियोफाज में इंसर्ट करा दिया और इस बैक्टीरियोफाज ने किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया और अपनी कॉपीज़ बनाने लगा, तो वो उस डिज़ायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि बैक्टीरियोफाज भी क्लोनिंग में यूज़ हो सकता है। TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड हमने पढ़ा था जब हम GM क्रॉप्स डिस्कस कर रहे थे कि BT कॉटन में क्राइजीन कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया? TI प्लाज्मिड यूज़ करके। TI प्लाज्मिड एक सॉइल बैक्टीरियम में प्रेजेंट है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। और अगर मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं तो हम इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोल रहे थे। ठीक, तो एग्रोबैक्टीरियम का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ मॉडिफाइड वायरसेस भी यूज़ हो सकते हैं एज वेक्टर। ठीक, किस काम के लिए? एप्लीकेशन क्या है? जीन थेरेपी के लिए या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, राइट। मॉडिफाइड वायरस मतलब हमने इनका भी जीन चेंज कर दिया है या कुछ नया इंसर्ट कर दिया है, उसको भी रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया है, तब उनको अलाउ किया है कि अब आप अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाइए। उससे जो प्रोटीन हासिल होगा या प्रोडक्ट हासिल होगा हम उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट वेरियस पर्पसेस, राइट। तो ये रहे हमारे 4 वेक्टर्स, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, TI प्लाज्मिड एंड
मॉडिफाइड वायरसेस। कौन कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कौन किसके अंदर मिलता है, कौन किस काम के लिए यूज़ होता है, ये सारा कुछ इस नोट में लिखा हुआ है। और अगर आपको इन नोट्स का और क्लियर फॉर्म चाहिए, PDF चाहिए विद एक्स्ट्रा की पॉइंट्स, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट अस नो। अब आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है। ठीक, बहुत सिंपल टेक्निक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। हमने क्या किया, हमने ये रेड कलर का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने ये छोटा सा फॉरेन DNA ले लिया और इस फॉरेन DNA के पास हमारा डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट था। ठीक, ये बीच में प्रेजेंट था, हमको इसको काट के निकालना है। तो अगर हमें इसे काट के निकालना है, हम क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने प्लाज्मिड ले लिया। प्लाज्मिड हमारा क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, और ये रही उसकी क्लोनिंग साइट। इस क्लोनिंग साइट को भी हम कट करके हटा लेंगे, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। हमने फॉरेन DNA को यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, हमने प्लाज्मिड को यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और ये जो क्लोनिंग साइट रिमूव की थी प्लाज्मिड में, इसी एरिया में क्या इंसर्ट कर दिया, हमने अपना डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया। किस में इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से इंसर्ट हुआ, किसकी हेल्प से ये दोनों DNA आपस में बाइंड किए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज़ DNA लाइगेज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल लास्ट में बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि हमने DNA के 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाए हैं। शॉर्ट में प्यार से हम इसे फ्यूचर में आगे के रेफरेंस में क्या बुलाएंगे, rDNA। ठीक है, सिंपल प्रोसेस क्या है, एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं। डिज़ायर्ड जीन निकाला, डिज़ायर्ड जीन को किससे ट्रीट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको इंसर्ट कर दिया वेक्टर में, अल्टीमेटली दोनों को लाइगेट कर दिया, क्या बना, रिकॉम्बिनेंट DNA बना। इस रिकॉम्बिनेंट DNA को अब ट्रांसफ़र करेंगे किस में, एक बैक्टीरियल सेल में। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, अपने नंबर को बढ़ाएगी। कौन सी बैक्टीरियल सेल है जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है इस क्लोनिंग पर्पसेस के लिए, उसका नाम है ई कोलाई, दैट इज़ एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक, जब डिज़ायर्ड जीन के साथ बैक्टीरियल सेल बहुत रिपीटेडली डिवाइड करेगी, तो वो उस जीन की मल्टीपल कॉपी बनाएगी, और जब उस पर्टिकुलर जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, हम उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि हमने उस जीन का क्लोन बना लिया। राइट, तो हमने ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, उसको बनाने का पर्पस ही यही था कि जो जीन इंसर्ट किया है उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएं। और जीन मिल गया, डिज़ायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ मिल गई, तो उससे बनने वाला प्रोटीन मिल गया, जिसे हम उसी से बनने वाला प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वो प्रोटीन अपने आप को ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करेगा, किस फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के फॉर्म में। अगर आप सबको ये एक्सप्रेशन, कैरेक्टर, फिनोटाइप, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस, DNA, RNA, DNA RNA में डिफरेंसेस क्या हैं, आप अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वी विल डेफिनेटली ब्रिंग द वीडियो। ओके, तो मूविंग ऑन, रिकॉम्बिनेंट DNA आई होप अब सबको क्लियर होगा। मूविंग ऑन, व्हाट इज़ SCNT। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बना, और हमने ये समझ ली कि क्लोनिंग क्या है, बैक्टीरियल सेल यूज़ करके क्लोनिंग कैसे होती है किसी जीन की। व्हाट इज़ SCNT? SCNT इज़ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। What are the uses? It is used in animal cloning. It can also be used in preservation of endangered species, and it can be used in production of stem cells. How?
इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब पढ़ेंगे स्टेम सेल थेरेपी, राइट। फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल, कि टेक्निक क्या है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की। बहुत सिंपल है। एक डोनर सेल लेंगे, उस डोनर सेल का अपना न्यूक्लियस होगा, उस डोनर सेल का अपना न्यूक्लियस होगा। हम उस न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ये जो डोनर से सेल ली है वो सोमैटिक सेल है, मतलब वो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट की ली गई होगी, बस वो सेक्स सेल नहीं होगी, ठीक है। मतलब सेक्सुअल सेल नहीं होगी, स्पर्म नहीं होगा या एग नहीं होगा, इट कैन बी एनी सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। उस सेल को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो हमने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस ले लिया, फिर हमने एक एग सेल ली, ठीक है। उस एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस ऑफ दैट एग सेल हैज़ बिन रिमूव्ड। जब हम किसी भी सेल का न्यूक्लियस हटा देते हैं तो हम उस सेल का नाम क्या रखते हैं? ई न्यूक्लिएटेड सेल, या फिर यहाँ पर एग लिया था तो हम ई न्यूक्लिएटेड एग बोलेंगे। इस एग में सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को इंसर्ट कराएंगे। नाउ द एग कंटेन्स सोमैटिक न्यूक्लियस, मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो वही डीएनए है, वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही कैरेक्टर्स हैं जो डोनर डीएनए में थे, मतलब जो यहाँ पर थे, ठीक है। अब इस एग को हम डिवाइड करवाएंगे, एम्ब्रियो बनवाएंगे। ये एम्ब्रियो किसी सरोगेट मदर में इम्प्लांट होगा, ठीक है। और वो सरोगेट मदर जिस ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगी वो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट क्लोन होगा किसका? डोनर का, क्योंकि न्यूक्लियस भी किसका लिया था? डोनर का लिया था, ठीक है। तो ऐसे होती है क्लोनिंग। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, दैट इज़ डॉली द शीप इन द ईयर 1996। और मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि डॉली बनाने के लिए कौन सी सोमैटिक सेल यूज़ की गई थी, तो शीप की मैमरी ग्लैंड की सेल यूज़ हुई थी। याद रखिएगा ये बात, शीप की मैमरी ग्लैंड की सेल यूज़ हुई थी। उसके न्यूक्लियस को निकाला गया, एक एग में इंसर्ट किया गया, वो एग को डिवाइड करने दिया गया, सरोगेट में इम्प्लांट हुआ, और तब जा कर के हमें क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म मिला। और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स बनाए गए, राइट। सो दिस वॉज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज अबाउट SCNT जो आपके काम का है। आगे बढ़ते हैं, जीन थेरेपी पर आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या जीन थेरेपी? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई पर्टिकुलर जीन डिफेक्टिव है और इस डिफेक्ट की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज़ है या कोई डिसऑर्डर है, ठीक, तो हम इस जीन को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक। इसी रेक्टिफिकेशन को या करेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? जीन थेरेपी का नाम देते हैं। और डिफेक्टिव जीन बनता किससे? डिफेक्टिव जीन हमेशा बनता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या है? मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड था, सीक्वेंस होना चाहिए था ATGCCATAG, ये नॉर्मल सीक्वेंस होना चाहिए था, ठीक है। ये पर्टिकुलर जीन है हमारा कोई, लेकिन म्यूटेशन हुआ और ये जो दोनों CC थे, मतलब साइटोसिन लगे थे, ये CC ना लग करके अब क्या हो गए? GG हो गए। तो ये जो CC कोडिंग थी, ये CC कोडिंग जैसे ही GG कोडिंग में बदल गई, तो ये जीन में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया।
इसी डिफेक्ट को अगर हम सही कर दें, इसका रिवर्सल कर दें कि वापस से हमने सी बना दिया इस जगह पर या इंसर्ट करा दिया, उसी को हम जीन थेरेपी का नाम देते हैं। तो क्या किया, डिफेक्टिव जीन था उसको आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस किया। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे फंक्शनल जीन? करेक्ट बेसिस लगा करके, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स लगा करके, ATGC जो आप जानते हैं। नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगी और डिजीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। ठीक, टाइप्स क्या हैं जीन थेरेपी के? फर्स्ट टाइप इज सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी, करेक्ट जीन इज इंसर्टेड इन द सोमैटिक सेल। ठीक है, बॉडी की जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल फिर से वही हो गया कि हमने लिवर की सेल ले ली, हमने हार्ट की सेल ले ली, हमने मसल की सेल ले ली, हमने स्किन की सेल ले ली। ये सारी सेल्स क्या कहलाती हैं, किस कैटेगरी में आती हैं? सोमैटिक सेल में आती हैं। ठीक, सिर्फ स्पर्म और एग हैं जो किस में आते हैं, जर्म सेल में आते हैं, सेक्स सेल में आते हैं। तो अगर हमने जीन का इंसर्शन सीधे सीधे सोमैटिक सेल में करा दिया है तो हम इसको बोलते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। और क्योंकि सोमैटिक सेल में इंसर्ट कराया है तो ये इनहेरिट नहीं होती, मतलब ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकेंड टाइप इज जर्मलाइन जीन थेरेपी। जीन इज इंसर्टेड इनटू स्पर्म, एग और एम्ब्रियो। और अगर स्पर्म, एग या एम्ब्रियो में इंसर्ट हुआ है करेक्ट जीन तो ये इनहेरिट हो सकता है, मतलब ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके एथिकल कंसर्न हैं। क्यों एथिकल कंसर्न्स हैं? क्योंकि इस हिसाब से तो लोग अपने बेबी को डिज़ाइन कर सकते हैं जो हम नहीं चाहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वीवो जर्मलाइन थेरेपी, इन वीवो जीन थेरेपी। In vivo gene therapy involves gene is delivered directly into body. इसको बोलते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। मतलब हमने सेल बाहर नहीं निकाली, हमने जीन बनाया, फंक्शनल जीन बनाया, नॉर्मल जीन बनाया और उसको बॉडी में इंसर्ट करा दिया। इसको बोलते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। लेकिन एक तरीका क्या है, एक्स वीवो। अगेन आई विल एम्फसाइज हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स बाहर निकाली, जिनके जीन में डिफेक्ट था वो सेल बाहर निकाली, उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको बॉडी में री इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, जो करेक्शन था उस करेक्शन के साथ री इंट्रोड्यूस करा दिया। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी कैसे बनता है, क्या यूज़ है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जीन थेरेपी समरी क्या है, डिफेक्टिव जीन को हमें सही कराना है। या तो हम सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी करें, या हम जर्मलाइन सेल में जीन थेरेपी करें, इन वीवो करें या फिर एक्स वीवो करें। दीज आर द टाइप्स दैट वी हैव स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। हम जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्योर करने में, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एट्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कॉमन डिजीजेज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। या हम जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं कैंसर क्योर करने में, और इसमें सबसे बड़ा रोल है किसका, कार्टी सेल थेरेपी का। ठीक, प्रॉब्लम क्या आती है कार्टी सेल थेरेपी में, इम्यून रिजेक्शन की प्रॉब्लम आती है। उस पर डिस्कशन मैं बाद में करूँगी, पहले हम ये समझेंगे कि कार्टी सेल थेरेपी है क्या। ओके, सो व्हाट इज़ कार्टी सेल थेरेपी? कार्टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी भी है। पहले तो फुल फॉर्म समझते हैं। कार स्टैंड्स फॉर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। टी स्टैंड्स फॉर टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC इन बॉडी विच अटैक्स एंटीजन। ठीक, इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कौन कैसे फंक्शन करता है हम ये समझेंगे आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं टी लिम्फोसाइट इतना ही आपको डिस्कस करके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि बॉडी से कौन सी सेल निकाली जाएगी, टी लिम्फोसाइट निकाली जाएगी। क्या है टी लिम्फोसाइट? अ टाइप ऑफ WBC। तो यानी एक्सट्रैक्शन पहले किस चीज़ का होगा? ब्लड का होगा। ठीक है,
और कार का फुल फॉर्म क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है यहाँ पे ताकि समझना आसान हो सब कुछ। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में पेशेंट का ब्लड बाहर निकाला, उस ब्लड से सेकेंड स्टेप में हमने टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये जो ग्रीन कलर के बने हैं ये टी सेल्स दिखाई हैं मैंने। थर्ड स्टेप में हमने इस टी सेल में इंसर्ट किया क्या? कार जीन। टी सेल को ऑल्टर किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे? उसमें इंसर्ट किया कार जीन, मतलब वो जीन जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बनवाएगा। किस पे बनवाएगा? टी सेल पर बनवाएगा। अब क्योंकि कार जीन इंसर्ट हो गया है तो वो अपने प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन किस फॉर्म में दिखेंगे? टी सेल पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के फॉर्म में दिखेंगे। तो ये फिर से आपको टी सेल दिख रही हैं, लेकिन अब टी सेल के बाहर मेम्ब्रेन पर क्या लगा हुआ दिख रहा है? रिसेप्टर लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ स्टेप में। अब हम क्या करेंगे? जब हमने कार टी सेल बना ली तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन मिलियंस ऑफ नंबर, और इनको लास्ट स्टेप में री इंट्रोड्यूस करा देंगे बैक इन द पेशेंट। ये जैसे ही पेशेंट में के अंदर फिर से जाएंगी तो ये अटैक करना शुरू कर देंगी। किसको? कैंसरस सेल को। दे विल स्टार्ट अटैकिंग कैंसरस सेल्स इन पेशेंट बॉडी। मतलब हमारे पास होप है कि अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हम कार टी सेल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। राइट? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कार टी सेल्स नाउ आइडेंटिफाई एंटीजन ऑन कैंसर सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट कार टी सेल का किसके अगेंस्ट है? इट इज़ अगेंस्ट ब्लड कैंसर, दैट इज़ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो वैसे तो इतना डेप्थ एंड डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, मैं फिर भी डिटेल नोट्स में उनको ज़रूर मेंशन कर दूंगी आपको जो भेजे जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म में। राइट? तो मैं आज का अपना लेक्चर और ये वीडियो कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स में यहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत हैवी हो जाए सब कुछ ग्रास्प करना। ठीक है, छोटा छोटा सेगमेंट पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, जो आपको एक क्लैरिटी दे। ठीक, मैंने कहा था इस स्लाइड में ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, फटाक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज जीन टू बी ट्रांसफर्ड। पहला स्टेटमेंट है अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। हमने जब आरडीएनए पढ़ा था तो हमने ये लिखा था कि प्लांट ए से प्लांट बी में जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, या प्लांट बी का कोई अच्छा जीन है तो वो ए में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर किसी एनिमल में कोई अच्छा जीन और हम चाहते हैं वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो प्लांट में, तो हम आरडीएनए से वो भी बना लेंगे। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स। जो क्लासिक केस था किसका? बीटी कॉटन का। ठीक, हमने एक सॉइल बैक्टीरियम से जीन निकाला था, एक सॉइल बैक्टीरियम से क्राई जीन निकाला था और उसको इंसर्ट कर दिया था एक प्लांट में। तो बात ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। राइट? सेलेक्ट द करेक्ट सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आप कब कर पाए? जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। हाँ, अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बिना तो आया ही नहीं। हमें एक डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करना था एक डीएनए में, हमने वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसर्ट किया।
तो अप्लाई होगा, क्योंकि हम जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। आज ही पढ़ा है हमने वेक्टर, जहाँ पर हमने प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, मॉडिफाइड वायरसेस, इन सब का डिस्कशन किया। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। वही पूछ रहा है आपसे कि इनमें से करेक्ट कौन है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आज का वीडियो आप सबको क्लियर है। जो क्वेश्चंस इस प्रेजेंटेशन में लगे थे, इस नोट्स में लगे थे, वो सारे क्वेश्चंस भी पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिला करके हमने सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन हम पहले क्वेश्चंस पर नहीं आए थे, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, तब हम क्वेश्चन पर आए हैं। और हमारा यही तरीका रहेगा आगे के आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस में भी। तो आई होप आप सबको पसंद आया है तो पढ़िए, आगे बढ़िए, एग्ज़ाम क्रैक करिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।